कई वर्षों से नागपुर में अपनी वैद्यकीय सेवा दे रहे हैं। फिलहाल कोरोना की सेकेंड वेव जाती नजर आ रही है, पेशेंट्स काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन फिलहाल पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में म्यूकोरमाइकोसिस ये काफ़ी नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे आप, क्या है म्यूकोरमाइकोसिस और किस प्रकार ये फैल रहा है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर संदीप अग्रवाल ईएनटी एंड हेड एंड नेक कैंसर सर्जन हूँ और मैं सेंट्रल एवेन्यू पे अग्रवाल नर्सिंग होम यहाँ पर मेरी प्रैक्टिस है और विम्स हॉस्पिटल LIC स्क्वायर सदर पे। जैसा कि आप अभी खुद कह रहे हैं कि सेकेंड वेव अब कोविड जाता नज़र आ रहा है, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशंस हमें और ज़्यादा डरा रहे हैं। यह सच है कि सेकेंड वेव कोविड जो है और उसके बाद के जो कॉम्प्लिकेशन हैं, जैसा कि आपने बहुत ज़्यादा पेपर में, न्यूज़ में और मीडिया में है कि म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के नाम से जो हम कॉम्प्लिकेशंस को फेस कर रहे हैं, ये कॉम्प्लिकेशन बहुतायत में अभी लोगों में मिल रही है। बात कॉम्प्लिकेशन मिलने की नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत सारे और भी हैं, लेकिन यह कॉम्प्लिकेशन इसलिए लोगों के जेहन में या मीडिया में इसका न्यूज़ आने का कारण है कि इस कॉम्प्लिकेशन से लोगों की डेथ भी हो रही है और इसका ट्रीटमेंट बड़ा जटिल है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सर्जरी के एक्सपेंसेस, मेडिसिन के खर्चे पेशेंट अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात कि इसके ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई आफ्टर सर्जरी अगर जो हमें इंजेक्शन हम यूज़ करते हैं, इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन B, उसकी अवेलेबिलिटी हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि उसकी अवेलेबिलिटी वो हम लोगों को करा पाए, लेकिन जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रही है। तो इवन आफ्टर सर्जरी पेशेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम्स डेवलप हो रहे हैं और पेशेंट की मौत भी हो रही है। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोग इसके अर्ली सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, शुरुआती लक्षणों को ध्यान नहीं देते और जब बीमारी थोड़ी बढ़ जाती है उस कंडीशंस में वो डॉक्टर को अप्रोच करते हैं। अब डॉक्टर्स को अप्रोच करने के बाद में उसका ट्रीटमेंट चालू होने में काफ़ी समय निकल जाता है और इस बीच में यह बीमारी साइनस से निकल करके आँखों में और ब्रेन में जाने चली जाती है, जिसके कारण से पेशेंट को बाद में और ही दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और जिससे कभी कभी हम पेशेंट को भी खो देते हैं, जो कि हमारे लिए भी बहुत दुख का कारण है। और ट्रीटमेंट वाइज जो अगर हम बात करें तो सर्जरी के साथ में इसका जो मेडिसिन का भी जो खर्च है वो काफ़ी ज़्यादा है। म्यूकोरमाइकोसिस पेशेंट्स में क्या लक्षण पाए जाते हैं? कैसे वो पेशेंट जान सकता है कि उसे म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस ये बीमारी? पेशेंट खुद से तो यह नहीं जान पाएगा कि उसको म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की बीमारी है, यह तो डॉक्टर ही डायग्नोस करके उनको बता पाएंगे। लेकिन जैसा कि अभी देखने में आ रहा है, म्यूकोरमाइकोसिस यह बीमारी ऐसा नहीं है कि पहले अपने सोसाइटी में नहीं थी, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम थी और बहुत रेयर डिजीज में से एक गिनी जाती थी। लेकिन ये सेकेंड वेव अब कोविड के बाद में, अब उसके पीछे में रीज़न क्या है या एग्जैक्टली तो हम अभी कुछ फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे पेपरों में, न्यूज़ चैनल्स में जैसा कि बताया जा रहा है कि स्टेरॉइड का इंजेक्शन करने से, ऑक्सीजन की ट्यूबिंग में कुछ फंगस होने से, या पेशेंट जो डायबिटिक हैं उनको ये प्रॉब्लम हो रही है और ये उसका कारण है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें तो पहले फर्स्ट वेव में भी थी। फर्स्ट वेव में भी लोगों ने स्टेरॉइड यूज़ किया था, डायबिटिक पेशेंट भी थे, उनको ऑक्सीजन भी लगा था। लेकिन कुछ और कारण इसके पीछे है जो कि अभी उसके ऊपर में रिसर्च चालू है और हम डॉक्टर्स भी कोशिश कर रहे हैं कि उसको फाइंड आउट कर पाएँ। जो हमें समझ में आया है वो ये कुछ लग रहा है कि भाई एक तो लोगों ने जो वैक्सीनेशन को अवॉइड किया है वो एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ज़्यादातर क्या मतलब, मैंने तो जितने भी पेशेंट देखे हैं ये वही पेशेंट है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिए हैं। दूसरा का मेरी सोच ऐसी है कि शायद इस बार जो कोविड-2 का जो वायरस है उसमें ही कुछ ऐसी प्रवृत्ति आई है कि वह यह बीमारी को क्रिएट कर रही है। तो अब रही बात कि इसको हम कैसे जान पाएंगे या इसके प्रारंभिक लक्षण क्या हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि प्रारंभिक लक्षण में जैसे सामान्यतः हमको सर्दी होती है, तो सर्दी जैसा फीलिंग होना, नाक का बंद होना, नाक बंद बंद लगना, फिर
एक तरफ चेहरे पे या दांतों पे दर्द आना, सूजन आना, आंखों में लालपन होना, सर में दर्द आना, ये कुछ प्रारंभिक लक्षण हैं। जब कभी भी हमको ऐसे लक्षण अगर एहसास हों तो हमें अपने पास के किसी भी कान नाक गले के डॉक्टर्स को एक बार मिल लेना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो वो दूरबीन से नाक की जांच करते हैं, जिससे कि उनको एक प्रारंभिक जानकारी मिल जाती है कि ये साधारण इन्फेक्शन है या ब्लैक फंगस हो सकता है। और दूसरी जांचों में फिर एमआरआई और सीटी स्कैन की भी हेल्प ली जाती है। बहुत बार हम डर की वजह से भी थोड़े थोड़े लक्षणों से अपने आप को ब्लैक फंगस यह बीमारी अपने आप में ही घोषित कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, इस बीमारी का इलाज करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। कहते हैं कि ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस ये नाक से होते हुए आँख तक और आँख से सीधे ब्रेन तक पहुंचता है। क्या ड्यूरेशन होता है, कितने समय में ये नाक से लेकर ब्रेन तक पहुंच सकता है, और ये कितना जानलेवा हो सकता है जब ये ब्रेन तक पहुंच जाता है? देखिए, समय का ड्यूरेशन का तो कुछ भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। यह सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी या रोगों से लड़ने की क्षमता कितनी ज़्यादा है। बहुत बार तो पेशेंट हमारे पास जब आते हैं तो यह बीमारी ऑलरेडी नाक के थ्रू उनके ब्रेन में और उनकी आंखों में जा चुकी होती है, और जब यह बीमारी अगर हमारे ब्रेन में चली जाए तो पेशेंट को किसी भी ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा फायदा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ऐसे पेशेंट जिनके ब्रेन में यह बीमारी चली गई है तो उनकी डेथ की भी संभावना बढ़ जाती है। अगर यह बीमारी साइनस या नाक तक सीमित रहे तो ऐसे पेशेंट को ऑपरेशन और बाद के इंजेक्शन के ट्रीटमेंट से अच्छे रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद है। और बहुत बार तो पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो वह पूरी बहुत आखिरी के स्टेज में आते हैं जब वो बीमारी उनकी साइनस में, नाक में, आँखों में और ब्रेन में पहुंच जाती है, और जिसके कारण से उनके चेहरे पे लकवा आ जाता है। पेशेंट को तभी एहसास होता है कि हमारे को कुछ नई बीमारी हुई है, और पेशेंट की आँख नहीं खुलती है या आँख से दिखना बंद हो जाता है या आँखों में डबल दिखना चालू हो जाता है। तो जब आँखों का इन्वॉल्वमेंट और ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो रिजल्ट थोड़े से पुअर हो जाते हैं ट्रीटमेंट के, और ऐसे पेशेंट की डेथ होने की भी संभावना बढ़ जाती है। साधारणतया अभी जो बीमारी और जितनी भी डिजीज़ हैं इसमें हम लोग लगभग 20 से 25% म्यूकोरमाइकोसिस के जो केसेस हैं उसमें मोर्टिलिटी या डेथ पेशेंट की हो रही है, ऐसा हमको समझ में आ रहा है। संदीप सर, उपचार संबंध में अगर हम बात करना चाहे तो म्यूकोरमाइकोसिस के क्या उपचार है, किस प्रकार व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है? देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस का जो उपचार है, सबसे पहला तो यही है कि आपको प्रारंभिक लक्षण जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, और भी न्यूज़ चैनल्स में, पेपर्स में सभी उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसी कोई लक्षण अगर आपको दिखे तो सबसे पहले अपने नज़दीक के कान नाक गले के डॉक्टर्स से मिलना चाहिए। और अगर यह बीमारी आपको वो बताते हैं, क्योंकि इस बीमारी के डायग्नोसिस के लिए भी बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत अच्छा डायग्नोस्टिक टूल जिसको बोलेंगे हम, वो अवेलेबल नहीं है। बहुत बार इस बीमारी के डायग्नोसिस में ही 5 से 7 दिन का समय निकल जाता है, और इनिशियल 5 से 7 दिन का समय बहुत ही क्रिटिकल होता है, और उस समय अगर हमारा इलाज सही हो जाए तो हमको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। रही बात जो इलाज की हम बात कर रहे हैं, तो सर्जरी सबसे पहला इसका ऑप्शन है कि अगर बीमारी लिमिटेड हो तो सर्जरी करके पहले वो बीमारी को जितना संभव हो सके निकालना चाहिए, और फिर इसके बाद में पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से कि अगर वो डायबिटिक है या उसकी जनरल कंडीशन ठीक नहीं है तो अकॉर्डिंग टू दैट वो इलाज करना चाहिए। और फिर इसका जो इंजेक्शन है जो कि एम्फोटेरेसिन बी के नाम से अभी सभी लोगों को जानकारी में है, और कुछ टैबलेट्स भी इसके अगेंस्ट में एक्टिव है जो कि उसको फ़ायदा देती हैं, तो वो सारा कुछ ट्रीटमेंट हमको करना चाहिए, और वह ट्रीटमेंट कभी कभी तो 2 से 3 हफ्ते भी चलता है। तो ये मेन इसका ट्रीटमेंट है। मतलब सर्जरी इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। अगर सर्जरी होता है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। सर्जरी अगर हम नहीं कर पा रहे हैं पेशेंट की, तो आप ये मान के चलिए कि वो बहुत ही एडवांस स्टेज में बीमारी जब पहुंच जाती है तभी सर्जरी होना संभव नहीं होती। अग्रवाल नर्सिंग होम की अगर बात करें तो यहाँ
कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर? अग्रवाल नर्सिंग होम में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं म्यूकोरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पर हमारे पास अच्छी ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पर हम पेशेंट का एंडोस्कोपी से दूरबीन से ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अग्रवाल नर्सिंग होम एक केवल ईएनटी और गायनिक का सेटअप है, तो मैं अपने सारे केसेस जो म्यूकोरमाइकोसिस के हैं, हमारा दूसरा हॉस्पिटल है VIMS विम्स हॉस्पिटल, जहाँ पर हमारे पास और भी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। वहाँ पे हाई क्लास वेल इक्विप्ड ओटी है, वहाँ पर आईसीयू फैसिलिटी है, वहाँ पर हमारे पास प्लास्टिक सर्जन हैं, ऑप्थेल्मिक सर्जन हैं। तो वहाँ डॉक्टरों की पूरी टीम अंडर वन रूफ है, फार्मेसी है, पैथोलॉजी है। तो हम और प्लस ये जो पेशेंट म्यूकोरमाइकोसिस के आ रहे हैं, ये थोड़े से एजेड पेशेंट रहते हैं, इनमें दूसरी कॉम्प्लिकेशंस या दूसरी बीमारियां और रहती हैं। तो प्रेफरेबली हम यही कर रहे हैं कि हम यहाँ के भी पेशेंट जो हैं अपने दूसरे हॉस्पिटल्स VIMS विम्स हॉस्पिटल में ले जा करके ऑपरेशन कर रहे हैं। बहुत अर्ली स्टेज के जो पेशेंट हैं उनको हम अग्रवाल नर्सिंग होम में ट्रीटमेंट दे रहे हैं। म्यूकोरमाइकोसिस से संबंधित किसी भी पेशेंट को आपसे अगर संपर्क करना है तो किस प्रकार आपसे संपर्क कर सकते हैं? पहले तो अग्रवाल नर्सिंग होम का भी एक नंबर है, दूसरे हमारे जो मार्केटिंग की टीम में जो लड़के रहते हैं जिसको हम PROs बोलते हैं, उनके भी नंबर्स हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। विम्स हॉस्पिटल में भी आप डायरेक्टली जा करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अग्रवाल नर्सिंग होम में भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो आजू बाजू के हैं वो मुझसे डायरेक्टली भी मेरे फ़ोन पे बात करके मेरा अपॉइंटमेंट बुक करके फिर अकॉर्डिंगली हम उसको पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। या फिर इस एड्रेस का एक भेज सकते हैं सर, एड्रेस पे बता देते थे या फिर हाँ। ठीक है ना, मैं नीचे लगा दूंगा, लगा देंगे। वो एडिटर